बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नासिब। नासरीन, एफ़आईआर्स पे एफ़आईआर्स क्या नई हुकूमत के आने से जिस तरह से अभी हम पिछली हुकूमत की बातें करते थे कि एक मैस क्रिएट हुआ है और जो है पिछली हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, लेकिन मुझे वही सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज होती हुई नज़र आ रही हैं। चंद माह गुजरे हैं तो अभी जो नई हुकूमत है उनकी बौखलाहट सामने आ गई है। किस तरह से शीरी मज़ारी की कल गिरफ्तारी की गई, इससे पहले जो है किस तरह से पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा हैं एमनेस जो है उनके घर पे भी इस तरह से जो है छापा मारा गया। तो ये चीज़ें जो है क्या हुकूमत के जो हाथ हैं वो अब उन्होंने छोड़ दिए हैं? इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से सीनियर मेंबर इसरार अब्बासी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। खैरियत से हैं? पीएसपी से ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर यासिर सिद्दीकी साहब। खुशामदीद कहूँगी आपको। खैरियत से सर, हुकूमत की बौखलाहट आपके सामने है, किस तरह से एफआईआर का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब मीडिया को भी हिरासा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निदाब, एक लॉन्ग ब्रेक के बाद आपके प्रोग्राम में हाजिर हुआ। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये इन लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है। ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं जो बड़े जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते थे और कहते थे कि हम बड़े, जो इमरान खान की हुकूमत है वो बड़ी गलत है। लेकिन अल्टीमेटली हर जगह पर जाकर इनको यही सामना करना पड़ता है कि जो कुछ इमरान खान ने किया वो ठीक किया। चाहे वो फॉरेन महाज के ऊपर जाके इनको बात करनी पड़े तो वहाँ इमरान खान की तारीफ इनको करनी पड़ती है, जीटीपी ग्रोथ की बात करें तो वहाँ इमरान खान की तारीफ करनी पड़ती है। और जो एफआईआर की बात की, हमारे दौरे हुकूमत में हमने किसी पर एफआईआर नहीं की। मैं आपको सिर्फ बताऊं, सिर्फ एक राना सनाउल्लाह का केस ऐसा था जो एक एंटी नार्कोटिक्स का केस था, बल्कि वो पॉलिटिकल केस नहीं था, ना कोई ऐसी चीज़ थी। बाकी जितनी गिरफ्तारियां हुई वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो प्रीवियस केसेस एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए थे उनके अंदर उनकी बेल्स पर थे, कुछ की बेल कैंसिल हुई, कुछ ने अदालत ने उनको सजाएं सुनाई। तो पीटीआई ने तो डेफिनेटली, और फिर हमने कहीं पर इनके लिए रुकावटें नहीं खड़ी की। जिस जगह इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की बात की, जिस जगह इन्होंने प्रोटेस्ट की बात की, हमने इनको बिल्कुल लिबर्टी दी। लेकिन जो कुछ इन्होंने अभी चंद 6 हफ्ते की हुकूमत के अंदर किया है, तो जो बड़े एक्सपीरियंस गवर्नमेंट करने वाले थे और सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास एक तरफ बैठ के, और जो 70 साल की रिजीम है जिन्होंने इस मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें की हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है कि उनका मकसद क्या है। ये हुकूमत आई किस लिए थी? क्या इमरान खान की मुआशी पॉलिसियां गलत थी? अगर वो गलत थी तो आज आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्यों तारीफ करते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम की, क्यों कहते हैं जीडीपी ग्रोथ आपकी बेहतरीन है, क्यों आपकी कहते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं? इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो करप्शन केसेस इनके ऊपर थे, जिनमें इनको सजाएं होने वाली थी, उन केसेस को, और आप देखिए आते ही इन्होंने फोकस किस पे किया? क्या महंगाई कम करने पे फोकस किया? क्या आवाम को कोई रिलीफ देने पे फोकस किया? नहीं, इन्होंने सिर्फ अपने केसेस को निपटाने की कोशिश की। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 100 मोटो लेके, वरना अब तक तो इन्होंने सारे फाइलें मंगवा के और इधर घरों पे बैठ के और एक्सपर्ट्स बिठा के, तो द इंटेंशन वाज वेरी क्लियर। और मैं समझता हूं कि ये आने वाले वक्त के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि जो लोग जमहूरियत के चैंपियन बन रहे थे और जमहूरियत के नाम पर वोट लेते थे, अब अवाम को उनके असली चेहरे नजर आने लगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पीएसपी से हमारे साथ डॉक्टर यासिर सिद्दीकी मौजूद हैं। सर, जिस वक्त पीएसपी बनी थी उस वक्त जो है हर जुमेरात ही तकरीबन 23 से 24 जो है आप लोग जो है मरकज़ी सतह के जो उनके लोग थे वो काट लिया करते थे, जो उनकी पतंगें थी वो कट जाया करती थी। लेकिन अगर आज की बात मैं करूं, जिस तरह पीएसपी बनी थी एक ज़ोर और शोर से, और एक शोर हुआ था पीएसपी हर जगह चौकिंग, अब उस तरह से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्या जो पीएसपी की जो काटी हुई पतंगें थी अब वो कबूतर बन के वापस अपने घर को लौट चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ पीएसपी बनी असल में 2018 के बाद है। 2018 से पहले जितने भी लोग आ रहे थे वो शायद इस ख्वाहिश के तहत आ रहे थे कि पीएसपी इक़्तिदार में आ जाएगी, बड़ा कुछ मिलने जा रहा है। बहुत से लोगों की इंटेंशंस ठीक नहीं थी और शायद अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। उस वक्त इक़्तिदार में आ जाते तो ये लोग खुल के एक्सपोज नहीं होते इन लोगों की क्या इंटेंशंस थी। वो तो 2018 का इलेक्शन जब हम लोग हारे हैं उसके बाद फिर जो लोग सस्टेन करें हमारे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह असल पीएसपी की ताकत उसके कारकुनान है, उसके मरकजी रहनुमा नहीं है। मरकजी रहनुमा कितने हैं आपके? 15-20 होंगे, हज़ारों की तादाद में। 9-9.5 तो खाली पीएसपी के कराची में आज कारकुनान है। बड़े से बड़ा अभी आपने देखा कि ख़वातीन का जलसा पीएसपी ने करा है, तारीखी जलसा था, हज़ारों की तादाद में कराची की माएँ बहनें निकल के आई हुई थी उसमें।
हर मज़हब, हर रंग, नस्ल, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून वहाँ पे मौजूद थी। क्यों आए थे ये लोग सारे? ये कराची का हक लड़ने के लिए आए थे, जो कराची के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके लिए निकलने आए थे। बड़े नाम भी पीएसपी से अब जुदा होते हुए नजर आ रहे हैं, वसीम आफ्ताब साहब, डॉक्टर सगीर अहमद जो है, तहा अहमद, वो भी मतलब सीनियर लोग तो हैं ना, मतलब इस तरह से पीएसपी से मतलब अलहदगी का क्या मतलब है? देखें, ये सारे वो लोग हैं, वो वापस एमके में वापस जा रहे हैं। नहीं, ये सारे वो लोग हैं और भी बहुत से नाम आपके सामने आएंगे जो 2018 के बाद से पीएसपी का हिस्सा नहीं थे, और पीएसपी ने कई जगह इसकी अनाउंसमेंट भी करी है। वो पीएसपी का पार्ट नहीं है, ना उनको आपने पीएसपी के किसी इवेंट में देखा है, ना किसी प्रोग्राम में देखा है। पीएसपी नई कैबिनेट है जो अनाउंस 2019-20 में हुई है, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए थे, उनमें से इसमें किसी का भी नाम नहीं है। ना ये लोग थे तो छोड़ के सारे घर बैठ गए थे, जिस मफादात के तहत आए थे या जिस मकसद के लिए आए थे इनको वो नहीं मिला, सारे घर जाके बैठ गए। और उसके बाद जिस एमकेएम को ये लोग गालियां देते थे, बुरा बोलते थे, आज ज़बरदस्त, आज अल्लाह पाक की ज़ात इतनी बड़ी है, दिखाता है दुनिया में कि उसी आमिर खान के नीचे आज सारे जमा हो रहे हैं काम करने के लिए। वही आमिर खान है जो महाजरों का कातिल है, जिसको ये लोग बुरा भला बोलते थे, और उसी आमिर खान की सरपरस्ती में ये लोग काम कर रहे हैं, जाके मिले हैं सारे। तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लीडर मुस्तफ़ा कमाल है, अनीस कायम खानी हमारे सदर हैं, बाकी हमारे कारकुनान है, ना मेरी हैसियत है ना किसी और की हैसियत है। असल जो डाई हार्ड जो पीएसपी आज कोई चला रहा है, ये 6 साल से बगैर किसी काउंसलर के पीएसपी सस्टेन करी है, तो सिर्फ अपने कारकुनों की बुनियाद पे करिए, जो उसका तंजीमी ढांचा है। इसके तंजीमी ढांचे का मास्टरमाइंड अनीस कायम खानी साहब हैं, और इसके कारकुनान इसकी असल ताकत हैं। सेंट्रल कैबिनेट बनती है, जाती है, नए लोग आते हैं, हर तरह के चेहरे आप देखेंगे, लेकिन जब तक इसके कारकुनान, इसके जो 9-9.5 कराची के कारकुनान ये मुस्तफ़ा कमाल के फ़लसफ़े और उसके नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही वजह 2018 के बाद ये लोग जब चले गए थे, और आज आप 3.5-4 साल उठा के देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पीएसपी और ज़्यादा मजबूत तरीके से उभर के सामने आई है। लेकिन अगर मैं 2018 के ज़िमनी इलेक्शन की बात करती हूँ, उस तरह का जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे हम सब, लेकिन उस तरह से अवाम ने आप लोग को सपोर्ट नहीं किया। 2018 के इलेक्शन पे तो सवालिया निशान है, हर कोई बोल रहा है, जितनी पार्टीज बैठी हैं, या जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, या खान साहब को सिलेक्टेड कहा जाता है, बहुत से इनके एमएनए थे जो अपने घर पे सो रहे थे, पता ही नहीं था, रिजल्ट आपके रोक लिए ना, 3-3 दिन बाद जब रिजल्ट आएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? आरटीएस सिस्टम क्यों खराब हुआ? अगर आप 2018 के इलेक्शन उठा के देखें, सिर्फ 3 सीट्स की एग्जाम्पल देता हूँ, आपके 20 पोलिंग स्टेशन पे 8,000 अरशद वोरा के वोट थे, 7,000 मुस्तफ़ा कमाल के थे। उसके बाद 302 जब पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल के 3,000 वोट बढ़ते हैं और अरशद वोरा के 500 वोट का फर्क आता है। तो आरटीएस सिस्टम रुका, उस इलेक्शन को तो कोई मानता ही नहीं है। आरटीएस सिस्टम 3 दिन बाद रिजल्ट आपके दिए जा रहे हैं, अगर इतना जबरदस्त हो, और उस अगर वो इलेक्शन आप उठा के देखें जो रिजल्ट टीवी पे अनाउंस होना शुरू हुए थे 9 बजे से पहले, जब इनका आरटीएस बंद नहीं हुआ था, तब तक आप उठा के देखें तो पीएसपी अपनी सीट्स पे लीड कर रही थी वहां पे, जो भी रिजल्ट आ रहे थे ऑन रिकॉर्ड ये चीज है। और हम लोग अपनी जितना हमारा सोशल मीडिया है उस पर भी ये वाजे शेयर कर रहे हैं, जब तक आरटीएस नहीं रुका था तब तक के जो रिजल्ट आ रहे थे आप उठा के देख लें, कहीं भी उस वक्त जो पीएसपी टॉप पे जा रही थी, जितनी सीट्स के रिजल्ट आ रहे थे वहां। ठीक है जी, खान साहब के स्पीचेस के बाद मुस्तफा कमाल भी एक्शन में आ चुके हैं, उन्होंने भी बरहमी का इजहार किया। जाहिर बात है, खान साहब से गिले हैं, शिकवे हैं, खान साहब से उम्मीदें बहुत थी। खान साहब जब आए थे, जो खान साहब का नारा था, जो चोर इन्होंने जो करप्ट सबको बोला था, जितने बुरे लोग थे, खान साहब आए थे, तो खान साहब को कराची ने एक मैंडेट दिया था ना, जिस तरह भी मिला, जो भी था, 14 सीटें खान साहब के पास थी, बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे, इस कराची को दे सकते थे, और कराची वाले देख भी रहे थे। अगर हम भी देखें, हम हटा देते हैं एक तरफ इलेक्शन को कि जो 2018 में हुआ, हम भी चाह रहे थे यार चलो आए हैं, कराची ने इनको सीट्स दी हैं, कराची से इनको सीट्स मिली हैं, ये डिलीवर करें। खान साहब एक रात कराची में नहीं ठहरे, इस 3.5-4 साल में 4 दफा आए, एक दफा 160-62 अरब रुपए का पैकेज देके गए, दूसरी दफा 1100 अरब का पैकेज देके गए, 50-50 करोड़ रुपए इनके एमएनए को मिले। क्या डिलीवरेंस है, कहाँ पे लगा है पैसा, क्या चीज है जो एक आप इसकी मेट्रो सर्विस की बात करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर तो नवाज शरीफ का बनाया हुआ था, आप 50-60-70 बसेज आप लाके आप कह रहे हो ये आपने कराची वालों को दिया है, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं हुआ। इवन जो फंड्स की कमिटमेंट हुई थी वो भी पीटीआई की तरफ से नहीं हुई। अफसोस इस बात का, मुस्तफा भाई को दुख इस बात का है कि आपने कराची को हर किसी ने इस्तेमाल करा है। कराची की सीटें जो है ना विफाक के लिए, इट्स लाइक अ चेरी ऑन द टॉप, कि आप दिखाने के लिए, सजाने के लिए आपने कराची की सीटें रख दी। असल तो आपका पंजाब का खेल है, वजीर आजम उसने आपको बनाना है, यहाँ वालों को आपने देखा ही नहीं, मुड़ के पूछा ही नहीं, डिलीवर तो करते जो एटलीस्ट कमिटमेंट करी थी। यार 4 दफा आप 4 सालों में कराची आए हो और एक रात आप कराची नहीं रुके हो,
और अपने एक दफा 162 अरब, एक दफा 1100 अरब, 1 रुपया कराची को नहीं मिला है। उसी तरह कराची आज बदहाल है। ठीक, इसरार साहब, आपके प्रोग्राम्स में काफ़ी दफ़ा इनके सीनियर लीडरशिप भी मेरे साथ बैठी और हमने बारहा ये कहा कि जो इशू था वो सिर्फ उस वक्त भी ये था कि खान साहब कहते थे कि हम डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट को फंड करेंगे, जबकि प्रोविजनल गवर्नमेंट ये कहती थी कि आप लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्ट फंड नहीं कर सकते, फंड आप हमें देंगे। अल्टीमेटली फिर हमने कहा कि आप सिंध गवर्नमेंट को कहा कि आप प्रोजेक्ट दीजिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट देने में भी फेल हो गई। K4 के मंसूबे के ऊपर अरबों रुपए लगा के एंड पे उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी इसका तो डिजाइन ही डिफॉल्ट है, वो फिर दोबारा हमने उठाया। फिर जहां तक कराची की बात आती है, कराची का ये मेट्रो का स्ट्रक्चर खड़ा काफी अरसे से खड़ा था। बसेस की कमिटमेंट थी सिंध गवर्नमेंट में, लेकिन सिंध गवर्नमेंट उसको भी फुलफिल नहीं कर सकी। विफाक ने वो बसेस प्रोवाइड की और इसको ऑपरेशनल किया। फिर कराची को फायर ब्रिगेड, जदीद फायर ब्रिगेड्स भी विफाक ने मंगवा के दी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थी उनके अंदर, लिमिटेशंस के अंदर रह के जितना कुछ हमसे मुमकिन था। अब ये मेरा भाई कह रहा है कि कहाँ लगा, मेरे साथ कराची के हर इलाके में चला जाए, हर यूनियन काउंसिल में MNA ने जो काम किया वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आप खुद भी इसकी गवाह हैं और कई प्रोग्राम्स में हम बारहा कह भी चुके हैं कि आप रैंडमली कैमरा लेके भी चले जाएं तो कराची में मेरे ख्याल में शायद पिछले किसी अदवार हुकूमत में इतना काम नहीं हुआ जितना हमारे MNAs ने अपने विफाक के बजट से किया। जहां तक बात आती है इलेक्शंस की, इन्होंने कहा RTS ना होता तो ये स्वीप कर गए। उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड का भी इलेक्शन हुआ था और आपको याद है कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन से 5 दिन पहले आपके प्रोग्राम में मैं बैठा था और मेरे साथ इनकी एक सीनियर लीडरशिप बैठे थे, याद है अगर आपको? तो उन्होंने कहा थी हम ये कर देंगे। मैंने कहा देखें, मैं जो पॉलिटिक्स, इट्स अ लॉन्ग रन, ये कोई 2020 नहीं है। सही बात है। हम खुद 22 साल की स्ट्रगल के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि शुरू में जो कुछ आज PSP के साथ हो रहा है हमने भी फेस किया है, लेकिन आपको जो मेन चीज काउंट करती है वो आपका टेम्परामेंट काउंट करता है। अगर आप किसी मकबूल लीडर के ऊपर तनकीद करके अटेंशन सीख करना चाहते हैं, दिस इज नॉट द वे। आपको अपना प्रोग्राम देना चाहिए। अब देखिए, आपने जिमनी इलेक्शन का सवाल किया, मेरा भाई 18 के उस पर चला गया। हालांकि जिमनी इलेक्शन में तो कोई RTS नहीं था, मुस्तफा कमाल साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, पूरी कराची की तंजीमां लड़ रही थी इनकी। इशू ये नहीं होता जब तक अवाम आपको वोट ना दें। जलसा करना, पब्लिक सपोर्ट, इनको अभी टाइम चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके अंदर बड़े लूप होल्स हैं। हम खुद इन चीजों को फेस करते करते यहाँ तक पहुंचे। आज मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने सही और गलत की बात करनी है। जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें थी, उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरह MKM का इन्होंने जिक्र किया, तो MKM से आए हुए वो लोग थे ना। अगर MKM के अंदर रहते तो वो भी उसका, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल रहे। फिर मुस्तफा कमाल साहब ने अपना एक अलग तशख़्ख़ुस कायम करने की कोशिश की और वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप किसी पे तनकीद करके अपने आप को बड़ा लीडर बना दें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपको अपनी कारकर्दगी, आपको स्लो एंड स्टडी, आपको हमने भी मैंने आपको बताया 97 के इलेक्शन में खान साहब खुद 7 सीटों पे जमानत जब्त हो गई, तो क्या हम खत्म हो गए? 2002 में हम 1 सीट जीते, 2008 का हमने बायकॉट किया। तो ये ग्रेजुअली बढ़ती है और मैं इस बात से एग्री करता हूं इनकी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी असल स्ट्रेंथ जो होती है उसका वर्कर होता है। लीडरशिप जो है वो वर्कर ही बनाते हैं और PTI के अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी लीडर बने वो वर्कर से लीडर बने। हमारा कोई ऐसा लीडर नहीं था कि जो आप कराची के सारे MNAs MPs को उठा के देख लें, किसी को भी आपने पहले नहीं दिखा था। ये सारी वर्कर क्लास को एम्पावर करने की कोशिश थी, उनको टिकट दिए गए, उनको असेंबलीज में भेजा गया ताकि वो अपने इलाके के लीडर बन सके। ठीक है जी। इसरार साहब, ये भी खबरें गर्दिश कर रही है जिस तरह से खान साहब के जो जलसे जो कर रहे हैं उनमें वही शक्लें सामने आ रही हैं, तो ये जितने भी लोग हैं वो सब पेड हैं। देखिए, बड़ी हैरत अंगेज बात है। मतलब पहले एक बयान आया था कि मेरे ख्याल में बिलावल जरदारी साहब ने एक बयान दिया था कि वो जो भी कैमरा जूम कर देता है उसको, क्राउड को, तो बहुत से सहाफ़ी दोस्तों ने उस पर कमेंट किया था कि हमें तो उस टेक्नोलॉजी का पता नहीं है कि वो कैसे। लेकिन ये जो आपको स्टेज के ऊपर नजर आएंगे वो तो डेफिनेटली जो टॉप लीडरशिप होगी या जो लोकल लीडरशिप होगी वो होगी, लेकिन नीचे जो पब्लिक होती है वो कहीं से भी नहीं लाई जाती। आप खुद कराची के जलसे में आपने कितनी दफा विटनेस किया है, या ये जो छोटे छोटे प्रोटेस्ट होते हैं, हमने आज तक किसी को एक पानी की बोतल तक नहीं दी
पब्लिक खुद अपने पैसे खर्च करके सारी कुछ खुद करके आती है। जो फर्क है पीटीआई में और दूसरी में, पब्लिक एक्सेप्टेंस जो हमारे पास है वो ये है कि पब्लिक लाई नहीं जाती, वो आती है। दूसरी पार्टियां बेचारी गाड़ियां भी देती हैं, खाने भी देती हैं, सब कुछ करके भी वो, आपने अभी बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल का हाल भी देख लिया कराची एयरपोर्ट पे कि 2 दिन से उन्होंने पूरा कंपेन बनाई, जो है कैंप्स लगाए, साउंड सिस्टम लगाए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता। जब तक अवाम आपके लिए खुद ना निकले आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं, मैं तो एक 25-30 साल की पॉलिटिकल करियर है मेरा, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी गवर्नमेंट के जाने के बाद अवाम का वो रिएक्शन नहीं देखा जो इस दफा देखा। जुल्फिकार अली भुट्टो को लोग बड़ा, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, लेकिन उनके हटने पर भी लोगों ने मिठाइयां तकसीम की। ज़ियाउल हक के ऊपर भी हुआ, मुशर्रफ पे हुआ, बेनजीर भुट्टो पे हुआ, नवाज शरीफ, कोई एक लीडर ऐसा जिसके ऊपर अवाम का रिएक्शन, लेकिन ये वाहिद गवर्नमेंट थी जिसके जाने के बाद अवाम का रिएक्शन है। तो इट शोज कि वो अवाम का एक पॉपुलर लीडर है। जो कुछ उसके बारे में उनकी गवर्नमेंट के दौर में कह रहे थे, आज वो सारा खुद फेस कर रही है गवर्नमेंट। ये वो सारी अपोजिशन पार्टियां जो हमारी अपोजिशन में थी आज गवर्नमेंट में है, ये सारे मुख्तलिफ अदवार में इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं और ये बड़े एक्सपीरियंस लोग थे। हम तो नालायक लोग थे, हम तो ना तजुर्बेकार थे। हमने 3.5 साल में, तो हमने 3.5 साल में जो कुछ किया, 22 अरब डॉलर का हमने जो है छोड़ा, वो आज 6 हफ्ते में वो आपका कहाँ पहुंच गया। तो ये कहने का मकसद है कि आप अमल से साबित करते हैं, बातें करना तो बहुत आसान है। बिल्कुल ठीक है सरार साहब, अब हम इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई, आवाम का जो हाल है वो सब आपके सामने कोई परेशान हाल नहीं है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ में। नाज़रीन खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी, जो महंगाई है वो आपके सामने है यासर, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है पीएसपी भी जो है आवाम की जमात है, स्पेशली कराची के लिए हमेशा आवाज़ उठाती आई है। तो कराची का जो हालात है वो आपके सामने, अगर हम डेली वेजर्स की बात करते हैं, किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं आपके सामने? जी, कराची के जो रिहायशी, इनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 70-80% मिडिल क्लास रहती है, जिसकी ना ज़मीनें ना कोई और उसका ज़रिया आमदन है। जॉब्स कर रहे हैं वो लोग, और हमेशा जब भी महंगाई होती है दुनिया में कहीं भी, अगर आप इंग्लैंड या कहीं की भी आप मिसाल देते हो, इनकम पर कैपिटा उठा के देखो तो उससे बैलेंस करा जाता है चीज़ों को। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल में महंगाई बढ़ी है, तो आपकी सैलरीज तो उस तरह नहीं बढ़ी है। सैलरीज में मैक्सिमम आपका अगर 2 साल बाद इंक्रीमेंट हो रहा है या 1 साल बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% का होता है। महंगाई आपकी 50-60% से ऊपर गई है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये, कुकिंग ऑयल अगर 2018 का आप उठा के देखें, उस वक्त 180-185 पे था, आज आपका 500 रुपये लीटर, 450 रुपये लीटर कुकिंग ऑयल मिल रहा है। आपका बच्चे का जो पीने का जो पाउडर मिल्क होता है वो 1300 रुपये का अगर बड़ा डब्बा था, 3500 रुपये का मिल रहा है। ऐसे ही आप दालें उठा के देखें, 200 रुपये 250 रुपये किलो आपको मसूर की दाल मिल रही है। तो एक जो गरीब है, हम लोग तो जाते हैं ना इलाकों में, यूसीज में बैठते हैं, उनका सर्वाइवल नहीं है। वो क्या करेगा अगर कोई अब तो उसके सामने उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो क्राइम रेट जब भी तो आपका इंक्रीज हो रहा है। वो तो किसी को भी मारने के लिए तैयार है। 20,000 में लोग आज किसी का कत्ल करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपने बच्चे को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकते। तो ये जो ज्यादती हो रही है, इसको सोचना चाहिए इस गवर्नमेंट को भी। पीटीआई की भी ये गलती थी कि जब वो आए, उनको गवर्नमेंट मिली जिस तरह भी मिली, वो बनिस्बत दूसरों को गालियां देते, चोर कहते, बुरा करते, आप अपनी डिलीवरेंस पे जोर देते। आप डिलीवर करते, आप काम करते, इकोनॉमी को आप बेहतर करते, चीजें आपकी ठीक होती, ऑटोमेटिकली आप आज कोई आपको नहीं हटा सकता था गवर्नमेंट में से। लेकिन जो पीटीआई ने गलती की, आज नून लीग और ये लोग भी वो गलतियां कर रहे हैं। अगर इनको गवर्नमेंट मिली है, पीटीआई से कहाँ गलतियां हुई हैं? क्योंकि जाहिर है आप एक पॉलिटिकल जमात हैं, आप लोग जाहिर है सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं, तो कहाँ पीटीआई ने गलती? पीटीआई की 2 मेजर गलतियां हैं। देखिए, पीटीआई के पास जो एक जो मेन जो इनका इकोनॉमिस्ट था ना, जिसको खान साहब ने 2011 से 18 तक बेचा था, उसका नाम था असद उमर। जिसको खान साहब कहते थे, मेरे पास असद उमर है, मेरे पास शेडो कैबिनेट है, हम आएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम कर्जे उतारेंगे, हम सस्ता करेंगे चीजें, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान को सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। 2018 में जब हुकूमत में आए हैं, 8 महीने बाद उनका ब्लू आइड बॉय, वो अरस्तु असद उमर, जिसने इकोनॉमी ठीक करनी थी, उसको खान साहब उसी पार्टी के चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कैबिनेट से उठा के बाहर फेंक दिया था कि इसकी डिलीवरेंस नहीं है। सियासत और कारोबार में आपकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ठीक टाइम पे, इफ यू डोंट टेक राइट डिसीजन इन राइट टाइम, तो सब बेड़ा गर्क हो जाता है। 8 महीने में जितना बेड़ा गर्क असद उमर ने करना था कर लिया, उसके बाद पीछे कुछ बचा ही नहीं था पीटीआई के पास। आखिर में उन्हें वही जिस जरदारी को चोर बोलते हैं, उसी का वजीर खारजा बुला के
हफीज शेख को लगाया, बाकी बेड़ा गर्क हफीज साहब ने करा 2 साल में इसका। उसके बाद चलो जी उनको फारिग करा, वो हटे, वो चले गए। फिर एक्सपेक्ट हुआ अच्छा पीटीआई किसको लाई, अपने ये जो इनके थे कौन से मिनिस्टर थे जो फाइनेंस बने थे आपके, हमाद अजहर को लाई। हमाद अजहर को लाई थी, चलो उससे चलवाते यार, सस्टेन करते, ठीक है पढ़ा लिखा यंग एनर्जेटिक बंदा है, 3 महीने में उसको फारिग करके फिर शौकत तरीन साहब को लिया है, जो वही मुशर्रफ साहब जरदारी के दौर में जो बेड़ा गर्क वो करके गए थे, जिन्होंने सारे कर्जे लिए, उनको लाके वापस बिठा दिया। आज जो पाकिस्तान की कंडीशन है, आप मुझे बताएं जो इकोनॉमी की हालत है, क्या पीटीआई के पास इकोनॉमिस्ट हैं अच्छे, क्या टीम है ऐसी जो इकोनॉमी संभाल सके? यही वो लोग थे ना, अपने पीटीआई वालों ने फारिग करके इंपोर्ट करके वजीर खजाना बिठाए जब कंटेनर्स भर के वो तकरीरें करते थे तो वो कहते थे कि हम नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करेंगे, नए लोग लेकर आएंगे, वही सारे आपने पुराने बिठाए। दूसरा पीटीआई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि जिस शहजाद अकबर को खान साहब 2018 के बाद कहते थे ना, ये जबरदस्त, इसने शहजाद अकबर छोड़ना नहीं है, तुमने शहबाज शरीफ को, तुमने ये नहीं करना है, और जबरदस्त काम करे, क्रेडिट लेते रहते थे, ये कर दिया, ये केस कर दिया, बस जाने वाला है शहबाज शरीफ, सारी चीजें। अगर इतना जबरदस्त एहतसाब का आपका बयानिया था, आपके पास एविडेंस थे, अगर आप समझते थे कि आप प्रूफ करके इनको सजा दिलवा सकते थे, तो 3.5 साल बाद शहजाद अकबर को क्यों आपने बाहर निकाला अपनी कैबिनेट से? ठीक है जी, कंटिन्यू करवाते आप उनसे। सही बात है। मैं आपसे भी वही क्वेश्चन करूंगी, कहाँ कहाँ गलतियां हुई वो इन्होंने बता दिया, लेकिन अगर आपको कुछ टाइम और मिल जाता तो आप लोग क्या क्या अपनी गलतियां सुधारते? अच्छा, पहले तो मैं जरा इनकी बात का जवाब देता हूं ना। ये टीम सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं कि इमरान खान का ब्लू आइट था, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं दी, उठा के बाहर फेंक दिया। इनकी तरह तो नहीं है कि जैसा भी ये रखे। खुद इन्होंने अपने इंट्रो में कहा कि जो लोग पार्टी में आए थे मफादात के लिए, उनके पूरे नहीं, उनको हटा दिया गया। ये हर पार्टी के लीडर का प्रेरोगेटिव है कि उसने क्या करना है। इकोनॉमी जिस तरीके से हमें मिली थी और जिस तरीके से हमने उसको सस्टेन किया, ये आज सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको कह रहे हैं। हम जब आए थे हमारे ऊपर जो है FATF की जो है तलवार लटक रही थी और हम ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाने वाले थे, ठीक है, वो हमने सस्टेन किया। फिर कोविड आया, 2 साल जिस तरह से कोविड का हमने मुकाबला किया, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज बर्बाद होकर रह गई, लेकिन पाकिस्तान उसमें सबसे बेहतर तरीके से हैंडल किया कोविड को। आज जिस हालत में आपकी इकोनॉमी थी, मैं फिर कह रहा हूं, आज हमारी ओपोनेंट पार्टी की गवर्नमेंट है ना, वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने बहुत अच्छी इकोनॉमी की है, कामयाब जवान प्रोग्राम। इसी इकोनॉमी से हम सारे प्रोग्राम चला रहे थे, एहसास प्रोग्राम भी चला था, पनाहगाहें भी चल रही थी, सब चीजें चल रही थी इसी इकोनॉमी से। कोई अलग से तो नहीं, इमरान खान घर तो नहीं लेके चला गया ना। दूसरी बात करते हैं शहजाद अकबर की। शहजाद अकबर ने जो केसेस के ऊपर काम किया था, शहजाद अकबर जज था, जज तो नहीं था ना। मुझे ये मेरा भाई बता दे, कराची आइट है, ये मुझे ये बता दे कि उज़ैर बलोच मासूम आदमी है या टेररिस्ट है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे। सर मेरा सवाल है, शहजाद अकबर को निकाला क्यों? मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपसे आर्गुमेंट, जजेस का मसला था ना, मेरे भाई सुन तो लो ना। मैंने शहजाद अकबर को क्यों निकाला? देखिए मैंने आपसे इतने एविडेंस थे, सिंपल सवाल किया, आप सिंपल जवाब नहीं दे सकते, इनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि उसमें जिसको स्टैब्लिश मर्डरर सारी दुनिया मानती है, जज कहता है मेरे पास एविडेंस नहीं, मैं क्या करूं? मसला सिर्फ और सिर्फ आपका जुडिशियल रिफॉर्म्स का है। इमरान खान साहब के ऊपर ये बड़ी तनकीद की जाती है कि जी आपने इन चोरों को जो है ना कुछ नहीं किया। इमरान खान क्या कर सकता था? जब जुडिशियल, आप एक स्टैम्प पेपर के ऊपर इस मुल्क के सबसे बड़े चोर को मेडिकल के लिए चंद हफ्तों के लिए बाहर भेजते और सालों साल फिर पूछते भी नहीं है, और उसी के गारंटर को उठा के आप मुल्क का वजीर आजम बना देते हैं, तो इस जुडिशियल रिफॉर्म्स की आपको जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताएं, मैं आज यासिर की जमानत दूं और यासिर गायब हो जाए, मुझे बगैर वारंट के उठा के पुलिस ले जाएगी कि तू जमानती था। ऐसा ही है कि नहीं है? ये भी एग्री करेंगे इस बात। सही बात है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी है। ये चूंकि अभी ऑपोजिशन में बैठे ना, गवर्नमेंट से बाहर बैठे, हम भी जब ऑपोजिशन में बैठे थे बड़े आसानी से तनकीद कर सकते थे। आप भी ऑपोजिशन में आज? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, हम आज हमें तनकीद करने की जरूरत नहीं, आवाम खुद तनकीद कर रही है उनके ऊपर, हम आराम से बैठे हुए। हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हम अगर इतने अनपॉपुलर हैं, हमने इतना बुरा हाल कर दिया मुल्क का, तो हम आवाम में क्यों जाना चाहते हैं? अगर आज यासिर का आर्गुमेंट मान लूं और जो पीडीएम का आर्गुमेंट है कि इमरान खान ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, मईशत का सत्यानाश कर दिया, गरीब को भूखा मार दिया,
तो फिर इमरान खान इंडिया के अवाम के पास तो वोट लेने नहीं जा रहा ना, वो पाकिस्तानी अवाम के पास वोट लेने के लिए जा रहा है। तो फिर आपको तो सूट करता है आप जाएं कि इमरान खान तो अनपॉपुलर है, जाएं इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त दें और उसको खत्म कर दें। लेकिन इशू क्या है, ये पॉलिटिकल बातें तो कर सकते हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको चेंज नहीं कर सकते। जितने इकदामात इमरान खान की गवर्नमेंट में हुए वो आप पिछले 88 से पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का कंटिन्यूएशन आपका चल रहा है। बेशक 2-2 साल की गवर्नमेंट्स भी रही, लेकिन कोई गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकी जो इस 3.5-4 साल के अंदर हुए। आपके डैम्स बनने शुरू हुए, आपके रिकॉर्ड कर्जे उतरे। आप ये मुझे बताएं कि आपकी इकोनॉमी पहली दफा आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आपका रेवेन्यू जो आपका फॉरेन रेमिटेंस था वो सबसे ज्यादा इस दफा आया, टैक्स कलेक्शन सबसे हाई पे की, क्यों गई? लेकिन अफसोस की बात ये है स्टार साहब, अफसोस की बात ये कि कराची को हर बार की तरह इस बार भी नेग्लेक्ट किया गया। कराची के ऊपर निदा मैं बार-बार मैं फिर आपको कह रहा हूं, देखिए मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह के जा रहा हूं, पहले भी 10 प्रोग्राम आप निकाल लें, इमरान खान की गवर्नमेंट आ दे, मुस्तफा कमाल को वजीर आजम बना दे, जब तक कराची को मजबूत लोकल बॉडी निजाम नहीं देंगे कराची के मसाइल का हल नहीं होगा। लेकिन में भी मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी कारकर्दगी साबित की है, आप देखिए फिर मुस्तफा फिर ये बात जो उन्होंने करी है ना, मेयर कराची थे तब उन्होंने जो डिलीवरी की है वो डिलीवरी कैसे थी? वो डिलीवरी कैसी थी कि डायरेक्ट विफाक फंड दे रहा था लोकल गवर्नमेंट को। अब प्रॉब्लम क्या है, 18वीं तरमीम आपने पास करवाई हुई है 2013 की असेंबली से। उस 18वीं तरमीम के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनल मैटर है। हम अब थर के बच्चों को फील्ड हॉस्पिटल लेके जाने चाह रहे थे, मैंने आपको पहले भी कहा, तो हमारे फेडरल मिनिस्टर को रोक लिया गया, जी आप नहीं जा सकते, प्रोविजनल मैटर है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में यकसा निसाब तालीम राइज हो गया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया, मदरसा प्राइवेट स्कूलों से, लेकिन मकसद ये है कि जो आप चाहते थे कराची में करना, 18वीं तरमीम जो दीवार बन के सामने खड़ी हो जाती थी, कोई भी नहीं कर सकता। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स थी। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जब तक चाहे आप किसी को भी वजीर आजम बना दे, अगर आपने कराची को मजबूत लोकल बॉडी निजाम नहीं दिया, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स के अंदर। ठीक है जी, यासर बिल्कुल ठीक बात करिए। कराची का हल ही है कि इधर का जो लोकल बॉडी सिस्टम हो वो मजबूत हो, बाख्तियार हो, फंड्स हो उनके पास, जो आपका मेयर हो उसके पास सारी पावर्स हो, जितने डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट ले चुकी है वो उस मेयर के अंडर हो और पूरी अथॉरिटी के साथ हो, आपके कराची का मसला हल हो जाएगा। यहाँ कराची अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है 70% 75%, उसके बाद भी अगर फैसिलिटेट नहीं करा जाए, आप देखें पाकिस्तान का जब जो बजट है उसमें इतना जब कंट्रीब्यूशन कराची का है, अगर इसी कराची को फैसिलिटेट कर दोगे तो पूरी फौज का आपका जो बजट है वो भी खाली कराची उठा के दे सकता है। फैसिलिटेट तो करो, सिक्योरिटी तो दो, रोड्स तो बनाओ, फ्री जोन्स तो दो, ढंग का बंदा तो ईमानदार ला के ऊपर बिठाओ। आप जब तक ये नहीं करोगे, लेकिन आप कराची को तो वो दूध देने वाली गाय समझा हुआ है जिसको आप खाने को कुछ नहीं दे रहे हो और बस उसका दूध निकाले जा रहे हो। जब भी कराची का ये हाल हो गया है, ना इधर के लड़कों के पास तालीम है, ना सेहत का अच्छा निजाम है, ना पानी है, ना रोजगार है, क्या करेगा बेचारा लड़का? तो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ेंगे, आपके क्राइम्स बढ़ेंगे सारे। हम तो फेस कर रहे हैं ना, जॉब्स नहीं है उनके पास, जो बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी का तस्सुबाना जो उनकी सियासत है, कराची वालों को नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद भी अभी अरब जो इनके भी विफाकी वजीर बैठे थे, इनको चाहिए था कराची को एकोमोडेट करते। अगर अली जैदी साहब थे तो कराची को नौकरियां देते। उनके ज़माने में जब कराची में नौकरियों के इश्तहार छपते थे तो उसमें कराची का कोटा होता ही नहीं था, सारा पंजाब और केपीके में सारी नौकरियां वहां पे बांट दी जाती थी। दूसरी बात, आपने मुझे इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, आपने जब हर जगह सेहत कार्ड दिए, आपके कराची में क्यों नहीं सेहत कार्ड दिया गया? ठीक है, नहीं दे सकते। दूसरी बात, आपके जो एमएनएस थे उनको 50 करोड़ रुपए फंड मिला, ठीक है। आज शकूर शाह आपका उठ के कहते हैं यार मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सियासत से हटी हूँ, उससे 50 करोड़ का हिसाब तो लो, कितना % उससे कमीशन लिया है, क्या करता था पहले, आज किस गाड़ी में घूम रहा है, किस बंगले में रह रहा है, हम तो देख रहे हैं ना सर। जाके देखें उसका लिविंग स्टाइल क्या है आज शकूर शाह का। लियारी तरस गया, रुल गया, ना उसके पास सड़कें हैं ना पानी है, मर रहे हैं लियारी वाले। शकूर शाह महल में रह रहा है और अभी हम अमेरिका निकलने की तैयारी कर रहे हैं। शकूर शाह साहब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल क्या था लियारी के हवाले से, तो कहते हैं क्या आपके पास जो इत्तलात है वो गलत है, उन्होंने इस बात वो ये सिलेक्शन है, दूसरी इनकी सिलेक्शन, बल्कि आपके साथ ही हमने जो प्रोग्राम किया वो दूसरी सिलेक्शन इनकी आमिर लियाकत को लाके इन्होंने एमएनए बना के हम पे मुसल्लत कर दिया। पूरा बचा कुचा वो आमिर लियाकत ने बेड़ा गर्क करके रख दिया चीजों का। आप क्या, आपका एहतसाब है, आपके आपस में खुद
विद इन द पार्टी अगर आपकी कंट्रोल ग्रिप नहीं है, इनके साथ सबसे बड़ा मसला था अगर बैठो, इनके 2 MP MNA साथ बैठने के लिए तैयार थे, सारे तो लड़ते रहते थे, क्या डिलीवरेंस होती। अगर लोकल बॉडीज का सिस्टम, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, लोकल बॉडीज का अगर मसला था, देखिए जो गवर्नमेंट होती है ना, प्राइम मिनिस्टर बड़ा मजबूत था, पीटीआई का कहने की बात है, जब सादिक संजरानी को ये लोग चेयरमैन सेनेट बना सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, उसके वोट लेके सारी चीजें और बहुत चीजें कर सकते हैं, उसी पीपल्स पार्टी से आप कहते हैं ऐसी तैसी निकल के सड़कों पे बैठ जाते। यहाँ की 14 MNA आज खान को निकालने पे सड़कों पे निकल रहे हो ना आप, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हो, मिलेनियम पे भी करा, 10 जगह कराची, आप कल भी चल रहा था, शीरी मजारी उठी, कराची वाले निकले, कराची को बंद करें, अपने प्रोटेस्ट का अनाउंस कर रहे थे। आज अल्ताफ हुसैन इमरान खान में क्या फर्क रह गया है? अल्ताफ हुसैन अपने शनाख्ती कार्ड के लिए तो एहतजाज हो जाता था, लेकिन कराची वालों के लिए कौन सा एहतजाज होता था? अगर आज पीटीआई है, अगर नहीं मिल रहे थे इनको इख्तियारात, पीपल्स पार्टी नहीं दे रही थी, निकल जाते, कहते ऐसी की तैसी नहीं खुलेगा शहर। पता नहीं मेरा भाई कौन सी दुनिया में रहता है। के इलेक्ट्रिक के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हमारे MNA के इलेक्ट्रिक खुद नहीं विभाग के अंडर है, और नहीं है भाई विभाग के अंदर, आपको पता ही फंडर है, नहीं पता आपको, आपकी फंडिंग करता है। ये बहुत आप वो बात कर रहे हैं सर, वो यूके में पकड़ा गया तो उसने इमरान खान का सबसे पहले नंबर दिया था, मेन नहीं, चलो मेरे आगे भी चल रहा है, मलिंडा गेट्स का भी केस बताओ, के इलेक्ट्रिक किसके दौर में प्राइवेटाइज हुई, सारी चीजें बताओ, पता है आपको के इलेक्ट्रिक का मुआहदा किसने किया? जब चीजों का पता ना हो, आप खामाखा जो है ना, देखिए पॉइंट स्कोरिंग करनी हो, मैं मुस्तफा कमाल के ऊपर 10 बातें करता हूं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, क्यों कि उन बातों का फायदा नहीं है। हम यहाँ प्रोग्राम में पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं बैठे, हम कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए बैठे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि अगर आज भी पीटीआई जो है कोर्ट में गई है, इस लोकल बॉडी, ये अभी मेरा भाई कह रहा था ना, हम लोकल बॉडी की तैयारी कर रहे हैं, ये फिर उसी निजाम के तहत इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और अगर वो इलेक्शन हो गया, मैं आपको यहां लिख के दे रहा हूं, कराची इससे बुरे हाल में जाएगा, क्योंकि आपने जब तक उस सिस्टम को चेंज नहीं करना, उसके अंदर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, इख्तियारात की तवाज़ुन नहीं कायम करना, आप इलेक्शन में जाके क्या तीर मार लोगे? आपको मेयर भी बना देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो बेहतर यह है कि ये बात मैंने 2016 के बल्दियाती इलेक्शन में भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कही थी, उस पर भी एमक्यूएम के साथी हमारे कह रहे थे कि री जी हम जीत के इख्तियार ले लेंगे। आप जीत के इख्तियार नहीं ले सकते, जिस रूल्स ऑफ द गेम पे आप जीतते हो फिर आपको उसी पे खेलना पड़ता है। आज इनको चाहिए कि उस लोकल बॉडी इलेक्शन की तैयारी के बजाय उसकी रिफॉर्म्स को चैलेंज करें जाके। हमने कोर्ट में चैलेंज किया है ना, आए खड़े हों और कहेंगे जी ये गलत निजाम है, इसमें तो इख्तियारी कोई नहीं है। मैंने आपके यहाँ प्रोग्राम किया था कि जो नया लोकल बॉडी जो निजाम है उसमें इख्तियार कहाँ है, उसमें सिवाय आपके वॉशरूम्स कराची के वो जो है मेयर के पास चले जाएंगे, लाइब्रेरीज तक तो आपसे ले ली, पार्क्स आपसे ले लिए, हॉस्पिटल्स आपसे ले लिए, आपके पास पल्ले क्या बचा? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पहले चला गया था, तो आपके पास लैंड डिपार्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, आप कहां से शहर चलाओगे? तो इस तरह का लूला लगड़ा निजाम कराची को मजीद तबाही की तरफ और बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। जब तक कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पीटीआई कर सकती, कोई भी पार्टी अगर कराची का भला चाहती है तो एक मजबूत लोकल बॉडी निजाम के ऊपर। ठीक है जी, जो लोकल गवर्नमेंट बिल के हवाले से जो मुआहदा हुआ था, किन किन मुआहदों पे जो है अभी तक आपके जो पॉइंट्स है उन पे अभी गवर्नमेंट ने एग्री किया? उस पे देखिए भाई ने कोर्ट की बात करी, पीटीआई से पहले हम लोग इस चीज को मैटर को कोर्ट में लेके जा चुके हैं। ठीक है, पेशियां भी हो रही हैं, सारी चीजें, सिंध गवर्नमेंट उसमें आ भी रही है, वो लोग भी पेश हो रहे हैं, कोर्ट में हम पहले लेके जा चुके थे। लेकिन जब हमने देखा कि ये लोग उसके बाद भी असर नहीं हो रहा है चीजों का, कोर्ट में टाइम लग रहा है डिसीजन आने में, तो हम लोग फिर प्रोटेस्ट पे बैठे थे, धरने पे। अगर आपको याद हो, फवारा चौक पे हम लोग धरने पे बैठे थे 6 दिन में। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी और पीएसपी का, जिसमें उन्होंने कहा था यही, जिसमें केडीएस समेत वाटर बोर्ड और जितने स्कूल्स और ये सारे मेयर को दी जाए। उसके अलावा सबसे बड़ा जो मसला है, जैसे एनएफसी हुआ है उसी तरह से पीएफसी होना चाहिए, क्योंकि विफाक से एनएफसी के थ्रू जो फंड्स आते हैं सीएम के पास, सीएम उसको अपने वालिद साहब की जागीर समझ के अपने पास पार्क कर लेता है, वो फंड नीचे फ्लोट नहीं करता है, मेयर और यूसीज तक वो फंड नहीं जाते हैं। तो हमने इसको भी पॉइंट को डाला हुआ है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए, जिस तरह विफाक से फंड आते हैं उसी तरह ये फंड्स जो मेयर का जो हिस्सा है वो उसके पास चला जाए, ताकि वो अपना काम करे। तो इस पे पूरे पॉइंट्स पे सारी बात हो रही है, हमने धरना भी दिया, कोर्ट में भी इस चीज को लेके गए हुए। एक और सबसे बड़ा इशू देखें, आप इख्तियारात भी दे दें सारी चीजें, मसले का हल फिर भी नहीं निकलेगा। आज जो कराची की आबादी है, कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है। कराची की डिक्लेयर्ड जो आबादी है, जो सेंसस के मुताबिक पुराने, वो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख है। ठीक है, ये मुतनाज़ था, इसको पीटीआई गवर्नमेंट ने अपनी हुकूमत में इसको अप्रूव करा है, ये अप्रूव हुआ है, एमक्यूएम भी उसमें जिम्मेदार है,
और ये मुतनाज़ थी, मुतनाज़ आप रहने देते, इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते। आज भी इलेक्शन उसी मर्दमशुमारी पे जा रहे हैं इनकी वजह से, क्योंकि इन लोगों ने उसको अप्रूव कर दिया था वहां पे बैठ के, जो पिछली गवर्नमेंट्स नहीं अप्रूव कर सकती थी कराची की मर्दमशुमारी। लेकिन इसरार साहब जो है वो इस बात से नहीं, आपके साथ प्रोग्राम किया था, इनके जो सेक्रेटरी जनरल, जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं, वो मेरे साथ बैठे, हसन साहब बैठे थे, और मैंने उनको कहा था और उन्होंने माना था, एग्री किया था कि उस वक्त आपका बजट आ रहा था, बजट में जो सिंध हमें एनएफसी के लिए मांगता है, एनएफसी के ऊपर हमने उसको दिया था, और पीएफसी के ऊपर भी सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी आपके प्रोग्राम का, अभी भी रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा दे। उस वक्त हसन मेरे साथ एग्री कर रहे थे। तो इशू इज दिस कि ये बात नहीं है, आपने मुआहिदा किया, क्या उसको असेंबली में लेके आई पीपल्स पार्टी? आ गई नहीं लेके आई, कहीं नहीं आया, ऑन रिकॉर्ड है। चले मैं चैलेंज करता हूं आपको, असेंबली में आपको फ्लोर कोई असेंबली में जवाब लेंगे। ये तो असेंबली में नहीं है, मैं असेंबली में आपको बता रहा हूं, कोई असेंबली में नहीं आया है, कोई लेजिस्लेशन असेंबली में नहीं आई है सर, असेंबली नहीं आई है, मैं चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। यासिर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने वक्त दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुलाम मोहम्मद थईम साहब। खुश आमदीद कहूँगी, आपका खैरियत से? सर, ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी लोकल गवर्नमेंट बिल की जो लेजिस्लेशन हुई थी असेंबली में पेश की गई है। तहरीक इंसाफ कहती है नहीं पेश की गई, लेकिन पीएसपी कह रहे हैं कि किया गया। जी, असेंबली के अंदर नहीं की गई, कमेटी के अंदर उसको पेश किया गया था, उसकी जो तजावीज़ थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में एक दोबारा मुआहदा हुआ है, तो अब एक उसको रीशेप किया जा रहा है, तो वो अब पेश होना है, वो तो होगा। उस मुआहदे में क्या है? उसमें कुछ इख्तियारात हैं जो एमक्यूएम ने कहा कि इन इख्तियारात को जो एक्स्ट्रा दिया जाए मेयर को या लोकल बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो अभी जो उसमें ऐड की जा रहे हैं। ठीक है जी, इसरार साहब। मेरा पॉइंट था, मैंने तो वही बात की, लेकिन उस चीज को एग्री नहीं कर रहे थे ना। अब वो नहीं एग्री कर, वो तो बहुत सी चीजें इलॉजिकल बोल के गया, मैं उनके तो जवाब दे नहीं सकता, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर कि जो असेंबली के अंदर जो चीजें होती हैं, बाहर जितने भी मुआहदे आप कर लें, क्योंकि जो कानून पास हुआ है वो असेंबली में हुआ है, बाहर आप जाके 100 मुआहदे कर लें, जब तक आपने उस लेजिस्लेशन को फ्लोर ऑफ द हाउस पेश नहीं, वो कमेटी में पेश हुई। ठीक है जी, ठीक है। खान साहब की स्पीच को लेके सोशल मीडिया पे भी काफ़ी जोर और शोर मचा हुआ है। जो मरियम साहिबा के बारे में खान साहब के अल्फाज थे, उस पर जरदारी साहब का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। जी, जो भी कोई शरीफुल नफ्स इंसान होगा जिसके अपने घर में बहन बेटियां होंगी, वो तो इस पर रद्द-ए-अमल ऑब्वियसली देगा। आप जो है वो पॉलिटिकल आप उस पर करें, जो आपको बात करनी है, आप उस पर क्रिटिक्स भी करें, आप उस पर जो है वो उनकी जो पॉलिटिक्स है उस पर आप तज्जिया या उस पर आप कमेंट्स करें, लेकिन आप किसी पे पर्सनल कमेंट्स करना, और इस लेवल पे मेरे ख्याल में एक शख्स जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, एक क्रिकेट में एक बड़ा स्टार रह चुका है, उसको ऐसी बातें बोलना मेरे ख्याल में बड़ा नामुनासिब, और मेरे ख्याल में अगर वो माफ़ी मांग लेंगे इस बात पे तो शायद उनका थोड़ा बहुत जो इज़्ज़त है वो बढ़ जाए। अच्छा, मैं बहुत एहतराम के साथ, हालांकि मैंने खुद एतराज़ किया था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मेरा पॉइंट ये है कि इन अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसमें कोई ऐसा तज़हीक आमेज़ लफ्ज़ नहीं था, कोई अखलाक से गिरा हुआ लफ्ज़ नहीं उन्होंने कहा कि जिसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं बिल्कुल खुल के कहूँ, मेरा पॉइंट ये था कि फर्स्ट रिएक्शन मेरा एज अ पीटीआई, और मैंने अपनी पार्टी में भी कहा कि ये इररेलेवेंट था, आपको ये बात करनी ही नहीं चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है जो खान साहब के अल्फाज थे वो कोई मतलब गलत तासुर नहीं जा रहा था, कोई गलत लफ्ज़ नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये साथ ही ये कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सुना तो मुझे लगा कि उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। आप वो प्ले कर दें, मैं आपको अल्फाज को कोड भी कर देता हूँ, उसमें कौन सा गैर अखलाकी लफ्ज़ अगर मुझे बता दें, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सियासत इतनी पोलराइज हो चुकी है, और जिस किस्म की ज़बान मरियम साहिबा खुद इस्तेमाल करती रही हैं वो भी आप देख चुकी हैं, उनकी ट्वीट्स को आप उठा के देख लें, और जो कुछ मैं उस बहस में, मैं हमेशा से मैं कराची में वाहिद शायद पार्टी का अपना, मैं कभी बिलो द बेल्ट, हमारे ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर ज़ाती बहुत सी चीज़ें आती रहीं, सब कुछ होता रहा, और पीपल्स पार्टी के दोस्त भी हमारे साथ बैठते रहे, एमकेएम के भी बैठते रहे, मैं बिलो द बेल्ट जाता नहीं हूँ। मैंने पहला रिएक्शन अपनी पार्टी में ये दिया था कि ये इररेलेवेंट है, खान साहब को ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जहाँ तक लोग उनसे कह रहे हैं कि जी आप माफ़ी मांग लें, ये
उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज कहे ही नहीं कि जो माफी हो। आप तलाल चौधरी की स्पीचेस, राना सनाउल्लाह की स्पीचेस उठा के देख लें या उनके टॉक शोज उठा के देख लें, इवन मुस्तफ़ा कमाल की, ये बातें मतलब आप कंपैरिजन नहीं बनता। इमरान खान साहब को ये बात की जरूरत नहीं थी करने की, इररेलेवेंट था, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, लेकिन उन्होंने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है जी इसरार साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने टाइम दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे हमारे साथ।